नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला, किसी तीसरे पक्ष के दखल की नहीं जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्रांस में G7 सम्मेलन के मौके पर किया साफ, कहा हम द्विपक्षीय रूप से हर मुद्दे पर चर्चा कर उनका कर सकते हैं समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस में 2 दिन के बीच 2 दौर की हुई बातचीत। दोनों देशों के बीच व्यापार के क्षेत्र में तेजी से बढ़ेगा सहयोग। अमेरिका से बड़े पैमाने पर ऊर्जा जरूरतों का किया जाएगा आयात। भारत के व्यवसाय भी कर सकेंगे अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र में निवेश। INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को राहत नहीं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन बढ़ाई रिमांड। 30 अगस्त को होगी अगली पेशी। दिल्ली हाईकोर्ट की अग्रिम जमानत के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। नक्सलवाद को उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियानों की समीक्षा बैठक में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर की चर्चा। और सरकार की घोषणाओं से शेयर बाजार में उत्साह। BSE के सेंसेक्स में 793 और निफ्टी में 229 अंकों का उछाल। नई ऊंचाई पर पहुंचा सोने का भाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आमने सामने की बातचीत में बता दिया कि जम्मू कश्मीर के मामले में किसी तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो पाकिस्तान से बातचीत करके खुद ही इस मसले का समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन से इतर की मुलाकात हुई, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, हिंद महासागर और अफगानिस्तान समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फ्रांस के बियरिट्ज में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 दौर की बातचीत में जम्मू कश्मीर के मामले में उनके भ्रम को दूर कर दिया। भारत की पुरानी नीति को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष के दखल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। ट्रंप ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जम्मू कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश को भारत ने पहले ही सिरे से नकार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान गरीबी, अशिक्षा और विकास के लिए मिलकर काम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों एक समय एक ही देश थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था, तब मैंने उनसे कहा है हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे इस बायलैटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बियरिट्ज में 2 दौर की बात हुई।
पहले वे रविवार को डिनर पर मिले और फिर सोमवार को प्रतिनिधिमंडल के साथ करीब 40 मिनट की बातचीत हुई। दोनों बातचीत में दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति पर एक दूसरे को अपने अपने विचारों से अवगत कराया। दोनों नेताओं ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अमेरिका के साथ लगातार बातचीत की प्रक्रिया का जिक्र किया, वहीं ट्रंप ने भारत के साथ करीबी का खुलकर इजहार किया। Thank you very much. It's great to be with Prime Minister Modi of India, incredible country, and he's an incredible man. Just had a tremendous election victory, and he really is a man who's loved and respected in this country. We're talking about trade, we're talking about military, we're talking about many different things, and we've had some great discussions. We were together last night for dinner, and I learned a lot about India. Fascinating place. Beautiful place, and it's an honor to be with you. भारत का और अमेरिका का आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार बातचीत हो रही है और कई विषयों में हम अमेरिका के सुझावों का स्वागत करते हैं और मिलजुल करके ट्रेड के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। दोनों नेताओं की बातचीत में खास तौर पर व्यापार में गतिरोध की स्थिति पर चर्चा हुई और आपसी व्यापार में आने वाली अड़चनों को दूर करने पर सहमति भी बनी। विदेश सचिव विजय गोखले ने इस मसले पर विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऊर्जा और व्यापार से जुड़े कई मसलों पर सहमति बनी। Subsequent to that, there was a 40-minute meeting, and it was principally focused on issues of trade and energy. The Prime Minister spoke of the importance of energy imports from the United States. He referred to the fact that $4 billion worth of imports were already in the pipeline and that we expected to step it up. The objective there is twofold. One, to see how we can import more energy from the United States, and the second is how we can invest in the energy sector in the United States, or rather how Indian companies can invest in the energy sector in the United States. Essentially, the two leaders have agreed that preferably before Prime Minister's visit to Washington, there will be an interaction between the trade ministers at which we will discuss the whole range of trade issues. So essentially that was the gist of the discussion. It was a very warm meeting, very positive meeting. It followed the discussions that Prime Minister had with President Trump on the telephone the week before. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी सकारात्मक माहौल में बात हुई। दोनों ने एक दूसरे की खुलकर तारीफ की और इजहार किया कि दोनों देशों के बीच आपसी समझदारी का स्तर काफी ऊंचा है। हिंद प्रशांत से लेकर अफगानिस्तान के मुद्दों पर चर्चा हुई। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि द्विपक्षीय मुद्दों पर उनकी सार्थक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने आपसी फायदे के लिए व्यापार से जुड़े मुद्दे पर बातचीत के लिए सहमति जताई है। दोनों देशों ने अपने नागरिकों, वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर है। ये बातें पीएम ने बताई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के बियारिज में G7 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सत्र पर बोलते हुए भारत की ओर से उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के रोक के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले पीढ़ियों के लिए जैव विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है। जैव विविधता महासागर जलवायु विषय पर हुए सत्र को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पीएम ने दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक से लोगों के सशक्तिकरण और समावेश में मदद मिल रही है, जिससे सामाजिक असमानताओं को दूर किया जा सकता है। भारत G7 संगठन का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से भारत को आमंत्रित किया था। इस संगठन में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, कनाडा और जापान शामिल हैं।
और आइए इस पर और ज़्यादा चर्चा करते हैं। अखिलेश सुमन, विदेश मामलों के संपादक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़ रूम से। अखिलेश, सबसे पहले तो कश्मीर पर जो भारत का स्टैंड है उस पर प्रधानमंत्री ने जो बात सामने रखी अमेरिका के, वो समझना चाहेंगे आपसे कि अब हम कैसे इसे देखें। आगे इस मसले पर अमेरिका जो सवाल उठाता है उस पर अब उसे संतुष्टि हो जाएगी कि भारत क्या सोचता है? निश्चित तौर पे अभिलाषा, जिस तरीके से धारा 370 को हटाने के बाद अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी, उससे यह लगा था कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते आगे आने वाले दिनों में कैसे होंगे, इस पर सभी लोग कयास लगा रहे थे। और निश्चित तौर पे भारत का जो अभी तक स्टेटेड पोजीशन था कि द्विपक्षीय बातचीत के अलावा किसी और तीसरे पक्ष को नहीं स्वीकार किया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये साफ साफ कह दिया कि कष्ट करने की जरूरत नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी बात कहते हुए संवाददाताओं के सामने इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे पाकिस्तान से बातचीत करके इस मामले को सुलझाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के मामले में अमेरिका का जो रुख है, उस रुख का आज बिल्कुल प्रदर्शन हो गया कि अब आगे से अमेरिका को इस बात की समझदारी हो गई कि भारत इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की मौजूदगी को पसंद नहीं करेगा और किसी तीसरे पक्ष को आने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को भी साफ साफ समझ गया अमेरिका। इसके अलावा अगर बात समझें तो जिस तरीके से पाकिस्तान की भूमिका अफ़गानिस्तान में रही है, उसके बारे में एक कयास यह लगाए जा रहे थे कि भारत को कहीं अलग थलग करने की रणनीति तो नहीं चला रहा है पाकिस्तान। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज इस बात को भी साफ तौर पे कह दिया कि भारत अफगानिस्तान में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है और सहयोगी देश रहेगा। तो अब जिस तरीके से बातचीत हुई, जिस सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई, आपने देखा कि किस तरह से दोनों हाथ मिलाए दोनों नेताओं ने, और किस तरीके से हंसी मजाक के भी फवारे फूटे। तो लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो एक लग रहा था लोगों को या सबको, पत्रकारों को भी एक जिज्ञासा थी कि किस तरह की स्थिति बनेगी, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे तो साफ हो गया। कल रात में डिनर पे काफ़ी अनौपचारिक माहौल में बात हुई, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड मीटिंग थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा एक दो वरिष्ठ अधिकारी ही मौजूद थे, और उसमें पाकिस्तान के मामले में, अफगानिस्तान के मामले में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को समझाने में सफलता प्राप्त की कि क्या है हमारे रेड लाइंस क्या है, और उस रेड लाइन से क्रॉस करने से हमारे संबंध खराब होंगे। और आज जब डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई तो उसमें व्यापक तौर पे व्यापार की बातें हुई। जो अमेरिका को इस बात का हमेशा बात की शिकायत रही है कि भारत जो है ज़्यादा टैरिफ लगाता है, तो आज बातचीत के बाद इस बात की आशंका जो थी वो निराधार साबित हुई कि भारत अमेरिका के मामले को, अमेरिका की जो शिकायतें हैं उसे शिकायतों को दूर करने के लिए तैयार है। और इसीलिए आज विदेश सचिव ने इस बात को साफ कहा कि आगे आने वाले दिनों में भारत अमेरिका के साथ जो व्यापार का घाटा है, मतलब अमेरिका का जो व्यापार घाटा है, उसे दूर करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीदेगा, तो वहाँ से तेल और अन्य चीज़ें आएंगी। तो इस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार का जो असंतुलन है वह भी दूर होगा। तो एक नई रणनीतिक जो टकराहट लग रहा था, वो टकराहट की आशंकाएं आज खत्म हो गई और भारत और अमेरिका के जो बहुआयामी। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम अहम बातें जो आपने बताई हैं भारत और अमेरिका के बीच की जो बातचीत, और ख़ास तौर पे अमेरिका पे, कश्मीर पे जो भारत ने अपना रुख साफ कर दिया अमेरिका को कि किसी हमारे द्विपक्षीय बातचीत में भारत और पाकिस्तान के बीच हम किसी भी तीसरे पक्ष को नहीं मंजूर करेंगे, कोई दखल हमें नहीं चाहिए, और हम अपने स्तर पर बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इसरो ने चंद्रयान 2 से ली गई चंद्रमा की कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं। चंद्रयान 2 के टेरेन मैपिंग कैमरा 2 द्वारा ली गई इन तस्वीरों में कई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों का नाम वैज्ञानिकों के ऊपर रखा गया है। गड्ढों को जैक्सन, मच, कोरोलेव और प्रोफेसर शिशिर कुमार मित्रा का नाम दिया गया है। ये तस्वीरें 4,375 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई हैं। जैक्सन गड्ढा उत्तरी गोलार्ध में है और इसका दायरा 71 किलोमीटर का है। वहीं मच क्रेटर चंद्रमा के पश्चिमी बाहरी रिम पर एक और प्रभावी गड्ढा है। इनमें से एक गड्ढे को भारतीय भौतिक विज्ञानी और पद्म भूषण से सम्मानित आयन मंडल और रेडियो फिजिक्स के क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले प्रोफेसर शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है। जबकि कैरोलोव क्रेटर 437 किलोमीटर का है और इसमें कई छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। और आइए इस पर हम और ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मामले पर दिनेश शर्मा, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं इंडिया साइंस वायर के। दिनेश जी, स्वागत है आपका। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बारे में ख़ास तौर पे ये जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिकों के नाम पर तो डाला ही गया है, लेकिन उत्सुकता जो होती है इसे समझने के लिए, क्या है ये गड्ढे, कितना ख़ास है ये जो तस्वीर भेजी गई है? नहीं, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान पहुंच चुका है और वो तस्वीरें ऑलरेडी ले रहा है, और कुछ तस्वीरें पहले भी इसरो ने रिलीज की थी और आज कुछ नई तस्वीरें इसरो ने रिलीज की हैं। जो वहाँ पर उपस्थित जो चंद्रमा की सरफेस पे क्रेटर्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, और जो एक पर्टिकुलर जगह से ली गई हैं, क्योंकि चंद्रयान अपनी कक्षा में है चंद्रमा की ओर, तो ये जो तस्वीरें हमारे सामने आई है उनको जो अलग अलग क्रेटर जो नजर आ रहे हैं उनकी तस्वीरें आज इसरो ने रिलीज की हैं। लेकिन इसरो ने आज इनके नाम नहीं रखे हैं, ये नाम पहले से ही दिए गए हैं, क्योंकि जब से हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कई यान जा चुके हैं और कई ऑर्बिटर्स जा चुके हैं, और जैसे जैसे उनकी जानकारी मिलती गई और क्रेटर्स के पिक्चर्स आते गए पिछले 30-40 सालों में, उनके अलग अलग समय पर अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों के उसमें नाम रखे गए। और उसमें ये हम कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है कि आज जो हमें पिक्चर मिली उसमें मित्रा क्रेटर जो हमें नजर आ रहा है वो भी है। जैसे वहाँ पर भाभा के नाम पर भी क्रेटर हैं, या ताराबाई के नाम पर भी क्रेटर हैं, और अलग अलग 5-6 जेसी बोस के नाम पर भी हैं, सीवी रमन के नाम पर भी हैं। तो मेरे ख्याल से 6-7 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम की क्रेटर्स हैं जो अलग अलग हिस्सों में हैं चंद्रमा के। तो आज जिस हिस्से की तस्वीरें चंद्रयान ने भेजी हैं उसमें मित्रा क्रेटर जो है वो दिख रहा है, जो मेरे ख्याल से करीब इसका डायमीटर 60-70 किलोमीटर बताया जा रहा है। तो उसकी तस्वीर हमें मिली। काफी एक कोइंसिडेंस की बात है कि डॉक्टर मित्रा, शिशिर कुमार मित्रा, जो एक भौतिक विज्ञानी थे और रेडियो विज्ञान पे उनके काफी उन्होंने बहुत ही पायनियरिंग काम किया, अग्रणी काम किया, उसमें उनका आज हमें तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमें देने के लिए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियानों और नक्सल प्रभावित इलाकों में की जा रही विकास के पहलों की प्रगति की समीक्षा हुई। नक्सल समस्या पर मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया विजन में नक्सलवाद जैसी समस्याओं की कोई जगह नहीं है। सरकार को नक्सलियों को मिलने वाली फंडिंग को रोकना होगा ताकि इससे निपटा जा सके। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के सफाई के लिए केंद्र और राज्य का तालमेल जरूरी है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास मौजूद रहे। बैठक में अर्धसैनिक बलों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। अमित शाह के करीब 3 महीने पहले कार्यभार संभालने के बाद ये अपनी तरह की पहली बैठक थी। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2009 से 13 के दौरान नक्सल हिंसा कुल 8,782 मामले
नक्सल हिंसा के आए हैं, जबकि 2014 से 18 के दौरान 43.4% की कमी के साथ 4,969 मामले सामने आए और मंत्रालय के मुताबिक 2009 से 2018 के बीच कुल 1,400 नक्सली मारे गए। देश भर में इस साल पहले 5 महीने में नक्सल हिंसा की 310 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 88 लोग मारे गए हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की हिरासत अवधि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। अब इस मामले में 30 अगस्त को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी कि चिदम्बरम का आमना सामना इस केस के दूसरे आरोपियों से कराया जाएगा, लिहाजा उन्हें 5 दिन की रिमांड चाहिए। इस पर कोर्ट ने चिदम्बरम की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी। ऐसे में अब चिदम्बरम 30 अगस्त तक सीबीआई के रिमांड पर रहेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पी चिदम्बरम को झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर चुका है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को पंचकुला में प्लॉट आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। पंचकुला विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत ये मामला चल रहा है। ईडी ने इस मामले में करीब 65 करोड़ रुपए की कीमत वाले प्लॉट को पहले ही अटैच कर दिया है। 1992 में पंचकुला में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये जमीन आवंटित की है। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सीबीआईसी ने भ्रष्टाचार और दूसरे आरोपों के चलते 22 वरिष्ठ अधिकारियों को रिटायर कर दिया। इन अधिकारियों पर जनहित में मौलिक नियम 56J के तहत इन्हें रिटायर किया गया है और ये अधिकारी अधीक्षक AO रैंक के हैं। इससे पहले सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को समय से पहले रिटायर किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज हुई बोर्ड मीटिंग में 1,76,000 करोड़ रुपए सरप्लस रिजर्व सरकार को देने का फैसला किया है। पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरप्लस कैश रिजर्व के ट्रांसफर का समर्थन किया है। आरबीआई ने दिसंबर 2018 में इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर समिति का गठन किया था। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार के ऐलानों का असर शेयर बाजार पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। आज सेंसेक्स में जोरदार तेजी देखने को मिला। सेंसेक्स 793 अंकों की बढ़त के साथ 37,494 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 37,544 के स्तर तक चढ़ा हुआ था। वहीं निफ्टी भी 11,070 के स्तर तक पहुंचा था, लेकिन बाद में निफ्टी 228.5 पॉइंट की बढ़त के साथ 11,057 पर बंद हुआ। जानकारों के मुताबिक विदेशी निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ाने के फैसले को वापस लेने से शेयर बाजार में खरीदारी बढ़ी है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता शुरू होने की उम्मीद से भी बाजार में तेजी आई है। दूसरी तरफ मजबूत विदेशी संकेतों और घरेलू वायदे में आई तेजी से सर्राफा बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सोने का भाव 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 46,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर चला गया है। सोने और चांदी के भाव में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। C.DOT के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय शामधाव धोत्रे ने कहा कि C.DOT को सैटेलाइट की मदद से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए काम करना चाहिए, जहां ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंच सकता है। सरकार ने कहा कि वो ग्रामीण इलाकों तक तेजी से चलने वाले इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाकर लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी C.DOT के 36वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के जरिए गांवों तक सेवाओं के विस्तार से रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा। C.DOT empowered the rural India by taking telephones in
It is through RAXes, and now it is taking data services to every Gram Panchayat with its GPON technology under the ambitious BharatNet project, thus empowering and strengthening the Gram Panchayats who are celebrating 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi ji this year. इस मौके पर डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए कई खास प्रोडक्ट भी लॉन्च किए गए। C. सैटेलाइट वाईफाई, 10G सिमेट्रिकल पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क और C. के इंटर ऑपरेबल सेट ऑफ बॉक्स। ये प्रोडक्ट दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी के विस्तार में मददगार साबित हो सकते हैं। इनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। CSAT-5 will empower Indian public, especially in rural and remote areas. Telephone and Wi-Fi facilities will be available in all corners of the country through CSAT-5 on any mobile phone. I can foresee that very soon CSAT-5 will bring people in remote areas to mainstream by connecting them through satellites, where fiber is difficult to be laid and internet is not available nearby. C. के 36वें स्थापना दिवस के मौके पर 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया भर से तकनीकी विशेषज्ञ, दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और अब बात खेल की दुनिया की। भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रॉजर फेडरर के खिलाफ ग्रैंड स्लैम में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। दोनों के बीच मंगलवार सुबह US ओपन में पहले राउंड का मुकाबला खेला जाएगा। सुमित ने US ओपन क्वालिफायर के अंतिम दौर में ब्राजील के जोआओ मेनेजेस को हराकर साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी। 190वीं रैंकिंग पर काबिज सुमित पिछले 25 साल में किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य दौर में प्रवेश करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं। अब मुख्य दौर में सुमित का सामना स्विट्जरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रॉजर फेडरर से होगा। सुमित एक दशक से सिंगल ग्रैंड स्लैम में जगह बनाने वाले 5वें भारतीय हैं। उनसे पहले सोमदेव देववर्मन, यूकी भांभरी, साकेत माइनेनी और प्रजनेश गुणेश्वरन टेनिस ग्रैंड स्लैम में खेल चुके हैं। सोचिए अगर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट पर आपको गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी कुल्हड़ में परोसी जाए तो आपको ये अच्छा लगेगा ना? हमने भी इसकी शुरुआत कर दी है, कुल्हड़ को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्लास्टिक के खिलाफ एक नई क्रांति की अपील के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि रेलवे स्टेशनों पर चाय और कॉफ़ी कुल्हड़ में परोसी जाएगी। इसलिए आगे बढ़ें और इस मुहिम में पूरा साथ दें और प्लास्टिक से छुटकारा पाएं। आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। हो जाइए तैयार मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वाले कुल्हड़ में चाय और कॉफ़ी पीने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक चाय के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।